मत मांगी होगी, पर आचार्य ने ना सही। मेरी जान बचाकर चंद्रगुप्त ने अपनी आजादी की कीमत चुका दी है। इसे आप जाने दे, ये गुलामी के लिए नहीं, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए बना है। चाणक्य ने कृतज्ञता भाव से मन्ना की पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन्ना ने भी मनी मन इस बात को मंजूरी दे दी, क्योंकि उसे भी समझ आ रहा था कि कैसे चंद्रगुप्त ने अपनी जान पे खेल के उसकी पत्नी की जान बचाई थी। मन्ना देव, जिसके लिए अभी तक छोटा चंद्रगुप्त बस एक गुलाम था, आज उसके जाने पर भावुक हो गया। गुलामों को बेचना उसका व्यापार था, लेकिन आज न जाने क्यों करुणा ने उसके हृदय में जगह बना ली थी। चाणक्य भी ये देख द्रवित हो रहे थे। चंद्रगुप्त को जाता देख मन्ना देव की पत्नी की आंखें भर आई और उसने चंद्रगुप्त को अपने सीने से लगा लिया। एक गुलाम होने के बावजूद चंद्रगुप्त में मन्ना देव की पत्नी के प्रति करुणा और सम्मान का भाव था। दोनों पति पत्नी ने चंद्रगुप्त को ऐसे विदा किया मानो अपने पुत्र को विदा कर रहे हो। यह देख चाणक्य को अपनी पत्नी की याद आ गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। चाणक्य को अब तक्षशिला जाने से पहले अपनी पत्नी यशोधरा से मिलना था, जो कि कुछ समय से अपने मायके में थी। उनका मायका मगध की सीमा के समीप बसे एक छोटे से गांव में था। चाणक्य अब अपने ससुराल की तरफ चल दिए। रास्ते पे चलते हुए चाणक्य को यशोधरा की चिंता सता रही थी। उनके मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। अगर यशोधरा तक धनानंद के दरबार वाली खबर पहुंच गई होगी, फिर तो वो किस हाल में होगी। हो सकता है वो पाटलिपुत्र पहुंच चुकी हो। किसी उधेड़बुन में उलझे हुए वो जैसे ही अपने ससुराल पहुंचे तो उनकी चिंता को सत्य में बदलते देर नहीं लगी। यशोधरा खबर मिलते ही पाटलिपुत्र की तरफ निकल चुकी थी। यह सुन चाणक्य की चिंता और बढ़ गई। उनके लिए मगध वापस जाना तो खतरनाक था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक था यशोधरा का उनकी पत्नी के रूप में पकड़े जाना। चाणक्य के मन में बस एक ही विचार था कि मगध पहुंचकर एक बार अपनी पत्नी को सकुशल देख लें, तो फिर आगे का मार्ग तय करना उनके हाथ में था। इसलिए वो बिना कोई पुनर्विचार किए वापस मगध की तरफ चल दिए। यशोधरा को लेकर उनकी चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। उनकी चिंता भांपते हुए चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ देख एक बनावटी मुस्कान के साथ बोले, चिंता मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ती, लेकिन हर चिंता का समाधान करते हुए आगे बढ़ना ही विकल्प है। यह सुन चंद्रगुप्त ने प्रश्न किया, तो आपकी चिंता का क्या समाधान है आचार्य। चाणक्य ने उत्तर देते हुए कहा, तक्षशिला जाने से पहले हमें एक बार मगध जाना है। मेरी धर्मपत्नी अभी वहीं गई है और मेरा उनसे मिलना आवश्यक है। लेकिन एक समस्या है, अगर मगध के सैनिकों ने मुझे पहचान लिया तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? आपने कोई अपराध किया है क्या आचार्य? चंद्रगुप्त ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। चाणक्य एक पल सोच में पड़ गए। धनानंद के दरबार में हुआ अपमान और अपनी शिखा को खोलने का दुख एक पल के लिए उनकी आंखों में झलक आया। अपने रोष को वश में करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रश्न का उत्तर दिया, अपराध धनानंद के मगध में सच एक अपराध के रूप में ही देखा जाता है, और जब मैंने राजा धनानंद का सच से सामना कराने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया और देश निकासा की सजा दे दी। लेकिन उनको नहीं ज्ञात कि अगर देश प्रेम एक अपराध है तो यह अपराध मैं मरते दम तक करता रहूंगा। ये बोलते वक्त चाणक्य का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, एक रास्ता है जहां से हम मगध में प्रवेश कर सकते हैं। उस द्वार पे सुरक्षा सबसे कम रहती है।
ऐसा कहते हुए दोनों मगध की तरफ बढ़ चले। चाणक्य जैसे जैसे मगध के करीब बढ़ रहे थे, अपमान के रोष के साथ पत्नी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मगध की सीमा के समीप ही एक जगह ठहरकर चाणक्य ने सीमा का मुआयना किया और पाया कि अब इस हिस्से पर भी सुरक्षा दुगनी कर दी गई थी। धनानंद के सैनिक अपने हाथों में तलवारें लिए अंदर जाने वाले हर शख्स से कड़ी पूछताछ कर रहे थे। यह देख चाणक्य को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सुरक्षा सिकंदर के खतरे को भांपते हुए बढ़ा दी गई थी या फिर उनकी चुनौती ने राजा धनानंद को सच में हिला दिया था। चंद्रगुप्त ने सीमा द्वार की तरफ देखते हुए पूछा, आचार्य, यहां तो बहुत कड़ी सुरक्षा है, इनसे लड़े बगैर अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। चंद्रगुप्त की बात सुन चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, शस्त्र उठाना हर समस्या का हल नहीं होता चंद्रगुप्त। जब मुसीबत बुद्धिमानी से हल होने वाली हो तो शस्त्र उठाना मूर्खता है। यह कहकर चाणक्य ने वहां पास ही में दिख रही कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर उनका लेप तैयार किया और एक वैद्य का भेष धारण कर चंद्रगुप्त को साथ ले मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। चाणक्य भी अन्य नागरिकों की तरह कतार में लग गए कि तभी एक सैनिक ने कतार में उनके आगे खड़े पुरुष को अचानक से कुछ पूछताछ के बाद बंदी बना लिया। यह किसी को समझ में नहीं आया कि उसका कसूर क्या था, लेकिन चाणक्य समझ गए कि यह जरूर किसी राज्य का कोई गुप्तचर होगा और शायद इसी की तलाश के लिए आज इतनी कड़ी पहरेदारी लगाई हुई है। लेकिन अब बारी थी चाणक्य की। इससे पहले कि वो सैनिक चाणक्य से कोई प्रश्न करता, उन्होंने उसके सामने लेप रखते हुए उसे नमन किया और बोले, इससे पहले कि आप मुझसे प्रश्न करें, मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने हाथ पर हो रहे इस घाव पर यह लेप लगा लें। मेरी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा कह रही है कि अगर इस घाव का जल्दी ही उपचार नहीं किया गया तो यह घातक बन सकता है। आप एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हैं और एक आचार्य होने के नाते मेरा प्रथम दायित्व है मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे सैनिक की हर संभव सहायता करना। चाणक्य की बात सुन वो सैनिक एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन उनकी आंखों में झलक रहे सत्य और करुणा के भाव को देख उसने बगैर कोई प्रश्न किए चाणक्य का धन्यवाद किया और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी। अब चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ अपने घर के निकट पहुंच गए, लेकिन गली में मुड़ने से पहले ही अचानक उनके कदम ठहर गए। चंद्रगुप्त ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप यूं अचानक रुक क्यों गए? चाणक्य ने इधर उधर देखते हुए कहा, धनानंद के गुप्त सैनिक मेरे घर के आसपास हो सकते हैं, जो संभवतः मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो अब क्या करें आचार्य? चंद्रगुप्त ने कहा, एक उपाय है, तुम एक भिक्षुक के वेश में मेरे घर जाओ। अगर कोई सैनिक यहां पे पहरेदारी दे रहा होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए कहा। चंद्रगुप्त ने हामी भरी और एक तरफ चल दिया। वो कुछ ही पलों में चाणक्य के घर के बाहर था। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी सैनिक या फिर गुप्त सैनिक नहीं दिखा। चंद्रगुप्त ने कुंडी खटखटाई और कुछ समय बाद यशोधरा ने दरवाजा खोला। यशोधरा का चेहरा चिंता में जैसे पीला पड़ चुका था। अपने स्वामी की कोई खबर न मिल पाने की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। माता, कुछ भिक्षा मिलेगी? चंद्रगुप्त ने बड़े सहज अंदाज में कहा। यशोधरा का मन अंदर से विचलित था, लेकिन घर पर आए भिक्षुक को खाली हाथ तो नहीं भेज सकती थी। उसने एक मुस्कान के पीछे अपने दुख को छिपाया और चंद्रगुप्त को देखकर बोली, अवश्य पुत्र, घर में थोड़ा अनाज है, मैं लेकर आती हूं। फिर अचानक जैसे उसकी नजर चंद्रगुप्त के सूखे होठों पे पड़ी और उसने वो देखकर कहा, लगता है काफी देर से भटक रहे हो, तुम रुको, मैं अनाज और पानी दोनों लेकर आती हूं। ये बोलते हुए यशोधरा अंदर चली गई। चंद्रगुप्त यशोधरा की हालत देखकर हैरान था और साथ में चिंतित भी। यशोधरा की बनावटी मुस्कान के पीछे का दर्द चंद्रगुप्त को साफ नजर आ रहा था।
कुछ ही समय में यशोधरा एक कटोरी में अनाज और पानी लेकर दरवाजे के पास आई तो सामने खड़े चाणक्य को देखकर खुशी से पागल हो गई। उसके हाथ से पानी का लोटा छूट गया। चाणक्य भी अपनी पत्नी को सकुशल देखकर खुश थे। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। आप कहां थे आप? मैं कितनी चिंतित थी। कहां चले गए थे आप? और ये बच्चा, ये आपके साथ है? यशोधरा ने अचानक से जैसे प्रश्नों की बाढ़ सी लगा दी। अपनी चिंता जताते हुए चाणक्य बोले, लेकिन तुमको यहां नहीं आना चाहिए था यशोधरा। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों अंदर आए। यशोधरा ने हाथ के इशारे से थोड़ा समय मांगा और तुरंत देवी की मूर्ति को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद किया। उसके बाद वो नम आंखों से चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने आ बैठी। चाणक्य ने अपनी पत्नी के सवालों का एक एक करके उत्तर दिया और धनानंद के दरबार में हुए अपमान और फिर चंद्रगुप्त के मिलने के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। और फिर अंत में कुछ सोचते हुए बोले, यशोधरा, मुझे लगता है कि ज्योतिष माध्वाचार्य की भविष्यवाणी सच होने वाली है। मैं राजा तो नहीं बना, लेकिन मैंने इस बालक को राजा बनाने का प्रण जरूर लिया है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। उनकी खुली शिखा देख यशोधरा बोली, मुझे विश्वास है कि इस खुली शिखा को बांधने का मौका आपको अति शीघ्र मिलेगा। यशोधरा अपने पति को अच्छे से जानती थी कि अगर वो किसी चीज को ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। वो भी अभी अपने पति के इस निर्णय में भागीदार थी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे यही थी कि चाणक्य सुरक्षित थे, उसके पास थे, क्योंकि पूरे नगर और दूर गांव तक फैली अलग अलग अफवाहों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि धनानंद ने किसी ब्राह्मण को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, और कोई कह रहा था कि एक ब्राह्मण ने जब धनानंद का अपमान करने का साहस किया तो उसने उस ब्राह्मण को बंदी बना के कारागार में डाल दिया है। लेकिन आज सच को सामने से जानकर उसे तसल्ली थी। अपने पति को सुरक्षित देख उसे खुशी हो रही थी। रात को जब यशोधरा भोजन की तैयारी कर रही थी तभी चाणक्य रसोई में आए। उनके हाथ में एक प्याले में रखा गाढ़ा सा पदार्थ था, जिसे देखकर यशोधरा ने उत्सुकतावश पूछा, ये कैसी औषधि लेकर आए हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? औषधि नहीं, विष है ये सुनकर यशोधरा सन्न रह गई और संदेह भरे भावों में उसने पूछा, विष? लेकिन ये किस लिए स्वामी? ये चंद्रगुप्त के लिए है। एक बालक को जहर देने की बात जानकर यशोधरा के होश उड़ गए। उसे नहीं समझ आया कि चाणक्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक छोटे से बालक को इतना घातक जहर देने की बात क्यों कर रहे हैं वो?